Good evening and welcome to Gunner Shot once again. Vanakkam and Sat Sri Akal. आज we're going to see the LAC up close and उसके ऊपर कैसे जिंदगी बिताया जाता है, कैसे हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स हमारा रक्षा करते हैं और उसके लिए हमारे लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ कर्नल डिनी है. हेलो कर्नल डिनी, हाउ आर यू? वेलकम बैक. Uh, Thank you, sir. Thank you once again for inviting me to the show, sir. Thank you very much, sir. या एंड मैं सबको बताना चाहता हूँ कि कर्नल दिनी जो हैं वो एलएसी के ऊपर इन्होंने अपना बटालियन कमांड किया ईस्टर्न लद्दाख में, जहाँ ये पूरा गलवान और पैंगोंग त्सो वगैरह के इलाके में. और मैं भी उस इलाके में मैं सर्व कर चुका हूँ. और उसके अलावा मैं ईस्टर्न अपना ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में, सिक्किम में और फार ईस्ट में, किबितू में भी हमने सर्व किया है. आज हम दोनों अपना जो ज्ञान है आप लोगों को बताएंगे. ज्ञान से ज्यादा तजुर्बा बताएंगे आपको, राइट. और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टैक्टिक्स नहीं है, कोई बड़ी स्ट्रेटेजी नहीं है, कुछ नहीं है. एक जवान का क्या बीतता है इन इलाकों में, हाई एल्टीट्यूड्स में, कैसे हाई एल्टीट्यूड के अंदर जीवन होता है, कैसे जिंदगी बिताया जाता है, उसके बारे में वो खुद बताएंगे, क्योंकि उन्होंने काफी देर इस हाई एल्टीट्यूड में स्पेंड किया. या डिनी, over to you, your opening comments and then we will go ahead. Right, sir. सर सबसे पहले तो मैं आपका वंस अगेन थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मेरे को दोबारा इस शो में बुलाया है. और दूसरी चीज़ जो अहम चीज़ है, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम या ये जो प्रेजेंटेशन हम दोनों मिलकर कर रहे हैं, ये फौजियों के लिए नहीं है. ये बिल्कुल उन सिविलियंस के लिए हैं जो कि स्ट्रैटेजिक अफेयर्स में इंटरेस्ट रखते हैं. उन सिविलियंस के लिए हैं जो कि काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं कि एलएसी और बाकी सब चीज़ों में क्या हो रहा है. और उन सिविलियंस के लिए हैं जिन्होंने कभी एक बार भी वहाँ गए नहीं हो, वहाँ पर इवन हाई ऑल्टीट्यूड में कभी गए लेकिन काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए है ये. तो बहुत बेसिक तरीके से हम अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो व्यू पॉइंट है आगे रखेंगे. और ये एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ एंथुसियास्ट जो हैं, आम लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं भारत में, बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत आर्मी के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए है ये. सबसे पहली चीज तो मैं ये बात इम्पोर्टेंट है. ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई लोग वहाँ कैसे जीते हैं और किन हालातों में लड़ाई करना पड़ता है. और जब हम बोलते हैं कि भाई पीओ को वापस ले लो, वहां जाओ, चाइना में जाओ, तिब्बत में जाओ, कितना कष्ट है, क्या बीतता है और क्या होता है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो इसके बाद. या प्लीज कंटिन्यू. स्टार्टिंग. यस. एक मिनट, आई जस्ट हैव वन मोर दिस थिंग. एक स्लाइड मैं दिखाना चाहता हूँ. देखिए जो कल है ना, मैं अभी इतला करना चाहता हूँ सबको कि एक अपडेट होगा और ओपन हाउस होगा. हम थोड़ा अपडेट देंगे, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, यूक्रेन वॉर के बारे में भी थोड़ा बताएंगे और ये G20 वगैरह के बारे में थोड़ा बातचीत करके उसके बाद अब ओपन हाउस रखेंगे जहां आप लोग कोई भी सवाल आपका इसमें डाल सकते हो. और यही नहीं, बहुत लोगों ने हमारे को कमेंट दिया है हमारे प्रोग्राम्स के ऊपर, और उनका कमेंट जो है कॉम्प्लिकेटेड कमेंट है, कॉम्प्लिकेटेड सवाल हैं जो मैं एक मोबाइल के ऊपर या टाइप नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत व्याख्या चाहिए. तो वो आप कल मेरे से पूछे, मैं हर एक चीज को मैं जहां तक हो सके हम आपको बताएंगे, राइट. इसके साथ मैं अपना कर्नल दिल्ली को आग्रह करूंगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन दें. शुड आई स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन? Yes, I'll request you to Yeah, if you I'll can do that. start this. Yeah. तो So, सबसे yeah. पहले ये टोटली लाइफ जो है या एलएसी में जिस तरह से जिंदगी बीतती है, तो एक सोल्जर्स पर्सपेक्टिव की तरह से हम बताना चाहेंगे किस तरह से होता है, क्या होता है वहां पर. कैन वी हैव द नेक्स्ट? Yeah. हाँ. तो ये तीन चीज़ों पे हमने सोचा कि जो आम नागरिक है उनको तीन चीज़ों के बारे में हमेशा
एक जिज्ञासा रहता है या जानना चाहते हैं कि क्या होता है। सबसे पहली चीज़ है जवान के बारे में कि कैसे जवान जीता है, क्या है उसकी परेशानी, किस 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 हालात में रहता है, कैसे फाइट करता है। दूसरी चीज़ है जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स के बारे में, कैसे ऑपरेशन होता है वहाँ पर, किस तरह से हम चाइनीज़ के साथ में फेस ऑफ करते हैं, किस तरह से हम अपने बॉर्डर को गार्ड करते हैं। ये एक चीज़ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आम एक सिविलियन या आम नागरिक जो है, उनके मन में हमेशा रहता है। और तीसरी चीज़ हमेशा मैंने देखा है कि ये कंपैरिज़न होता है, खास तौर पे जबकि कभी झड़प हो रहा हो कहीं नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में या कहीं लद्दाख में, तो हमेशा ये रहता है कि हम भारतीय सेना और पीएलए, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हमेशा होता है कि कितनी इक्विपमेंट है, कितनी बड़ी आर्मी है, ऑन ग्राउंड कैसे बिहेव करते हैं, किस तरह से होता है। तो एक हमारी पूरी नागरिकों का भारत की सेना पे काफी गर्व है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि जब पीएलए के साथ में जब रहते हैं तो किस तरह से किस किस चीजों में हम आगे हैं या किस-किस चीज़ों में पीएलए आगे है। तो इस चीज़ के बारे में इन तीनों एस्पेक्ट्स पे हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो ह्यूमन एस्पेक्ट है या जवान के बारे में, तो वहाँ पर सबसे जो चैलेंज है, एक जवान के लेकिन जो फ़ौज में है, तो फ़ौज एज़ इट इज़ अ चैलेंजिंग जॉब। कहीं पर भी हो, किसी भी टेरेन में हो, लेकिन अ, ख़ास तौर पे जब हाई ऑल्टीट्यूड में आता है, तो ये जो चैलेंजेज़ हैं, ये काफ़ी बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि कई कारण हैं, जैसे हमने उसपे लिखा हुआ है। सबसे पहला चीज़ जो चैलेंज है, वो टेरेन का ही है। देखिए हर जगह जहाँ पर भी फ़ौज ऑपरेट करती है तो वो टेरेन बहुत डिफिकल्ट होता है, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे कश्मीर की घाटी हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के जंगल हो। लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड में एक कहानी अपनी है और हाई ऑल्टीट्यूड मैं मानता हूँ इन सभी से सबसे ज़्यादा टफ टेरेन हाई ऑल्टीट्यूड की, क्योंकि हम जो मीन सी लेवल है, जैसे मैं अभी केरला में हूँ तो बिल्कुल ज़ीरो मीन सी लेवल पे हूँ। वहाँ से 14,000 फीट, 15,000 फीट, 16,000 फीट के ऊपर जाना, तो उस एरिया में जो टेरेन है वो पूरा बिल्कुल ऐसा है कि वहां पर जैसे खासतौर पर लद्दाख है जिसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, वहां पर ना कोई घास उगता है और इतनी ज्यादा ठंड के टाइम पे वो टेम्परेचर इतना कम होता है, -25 -30 डिग्री, विंड चिल फैक्टर के साथ में और कम। तो एक जो कॉमन एक आम आदमी जो कि नॉर्मल टेम्परेचर में नॉर्मल सी लेवल में रहने वाला, अब वो जाता है ऊपर 15,000 16,000 फीट पे, वहां पर वो लड़ाई भी करना है। तो ये टेरेन वाला जो है सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है वहां का टेरेन का, और टेरेन के साथ साथ जो और इफेक्ट्स है उसके बारे में बताऊंगा मैं। और टेरेन से रिलेटेड नेक्स्ट है जो वेदर है। यहाँ पर क्या होता है कि एक्सट्रीम कोल्ड डेजर्ट है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस पे रहता है। वहां पर क्या, जैसे जैसे हम अपने ऑल्टीट्यूड बढ़ते जाते हैं वहां वहां उस तरह से वहां पर टेम्परेचर का कम होना शुरू हो जाता है। और खास तौर पे विंटर्स पे टेम्परेचर्स -40 -42 इस तरह से जाता है। मैं विंड चिल फैक्टर के साथ में बता रहा हूँ। तो इस वेदर कंडीशंस में बाहर आके ऑपरेट करना एक जवान के संबंध में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और हमें खास तौर पे हमारे मन में ये होना चाहिए, ये जवान वो हैं जो प्लेन से आ रहा है, जैसे हमारे जैसे यहाँ साउथ इंडिया से कोई आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो ट्रुप्स हैं वहीं के वहीं रहने वाले हैं और वहां पर उनकी बॉडी पूरी एक्लिमेटाइज्ड हो। ये आ रहे हैं आम हम हमारे और आपके जैसे हैं। तो यहाँ से पूरी जिंदगी यहाँ पर 20-21 साल या 18-20 साल से वहां जिंदगी बिता, उनके पेरेंट्स का भी यहीं पर हो, और वहां से जाना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और ये ह्यूमन बॉडी में किस तरह का एक जवान के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं हमारी बॉडी के ऊपर हमें पता लगता है कि अब हमारी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तो जैसे नॉर्मल अभी जैसे आपने कोविड के टाइम पे भी देखा होगा कि पूरे ऑक्सीमीटर से हमेशा लोग देखते रहते कि ऑक्सीमीटर कम, ऑक्सीजन कम नहीं हो रही। ये एक बहुत बड़ा एक साधारण ड्रिल है। वहां पर जैसे ही आप वहां जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे आना शुरू हो जाएगा, और तब आपने खूब पानी वानी पीना है और आपने वो 90 प्लस और 92 93 पर रखना है। और वहां पर ऐसे क्रिटिकल स्टेजेस भी देखे हमने, एकदम से विद इन फ्यू डेज आपका ऑक्सीजन लेवल 72 75 70s पे नीचे आना बहुत बहुत जल्दी, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, देयर इज अ रेरिटी। तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, वहां पर खासतौर पर लद्दाख जैसे जगह पर तो वेजिटेशन भी नहीं है। तो उस ऑक्सीजन की कमी को बॉडी के अंदर एक प्रभाव पड़ता है। आप देखिए यहाँ से जैसे हीमोग्लोबिन होता है हमारा बॉडी में, तो वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की वजह से एक नॉर्मल इस पर रहता है, लेकिन जहां पर ऑक्सीजन कम हो जाता है तो बॉडी खुद हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, और क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो जो उसका काउंट है वो बहुत बढ़ जाता है। जैसे नॉर्मल में एक मेल का 14-15 के आसपास होना चाहिए, 13-14-15,
वहां पर 18 के आसपास हो जाता है कई बार। तो उससे क्या होता है कि ब्लड का जो है, अगर जैसे आपको पता है कि हीमोग्लोबिन क्लॉट कर ब्लड को क्लॉट करने के, तो अगर हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है तो तो क्लॉट आपका हो जाता ब्लड है। का, हाँ, क्लॉट हो जाता है और आपका बिल्कुल बहुत जल्दी से आपका ब्लॉक हो सकता है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा खुद का, जब मैं आया था बीच में जब मैं हाई ऑल्टीट्यूड में था और मैं छुट्टी में आया था, तो मैंने अपने मेडिकल नॉर्मल कराया था डॉक्टर के पास। तो मेरा एचपी काउंट 18.3 आया था। तो जब मेरा 18.3 आया था, डॉक्टर ने बोला था आई थिंक यू आर अ वेरी हेवी स्मोकर, आपने स्मोकिंग छोड़ना चाहिए कि जिस तरह से आपका हीमोग्लोबिन ये सब बढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा सर मैं तो एक टीटोटलर हूँ, मैं बता रहा हूँ, लेकिन आई एम कमिंग फ्रॉम सो एंड सो प्लेस। So then he understood that why it is. So it's a very normal phenomena that a person who stays there for a few months, the hemoglobin count goes drastically up. So एक yes, yes sir. एक और एक दो बात मैं बताना चाहता हूँ। हाँ सर। तो कर्नल डिने ने बताया एक चीज, विंड चिल फैक्टर। ये विंड चिल फैक्टर क्या होता है? मान लो अगर आपका वहां टेम्परेचर है 0 डिग्री, शून्य, या -4, पर वहां हवा बहुत तेज चलता है, और वो हवा तेज चलने से और ठंडक लगती है। तो विंड चिल फैक्टर के साथ जो 0 डिग्री है वो -10 डिग्री लगेगा, और -20 डिग्री है तो -40 डिग्री लगेगा, और वहां तेज हवा चलता है। और उस तेज हवा में कई लोग रुक भी नहीं सकते, उसको पकड़ना पड़ता है कहीं ना कहीं, राइट, नहीं तो उड़ जा सकते हो, ठीक है ना। तो इतना ठंड होता है, और ये कहा जाता है एल्टीट्यूड में कभी कभी कि इतना ठंड हो जाता है, उससे उससे ज्यादा कम होने से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, Correct. ठीक है, उससे बिल्कुल। ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता अब मैं, क्योंकि उतना ठंड तो आप महसूस भी नहीं कर सकते हो, ठीक। और दूसरी बात इन्होंने जो बताया है कि ये जो हाई एल्टीट्यूड के बारे में, ठीक है, ये उस इलाके में जो पैदा होते हैं और जो रहते हैं उनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑलरेडी कुदरत ने किया हुआ है। हमारा जैसे लोग, जब आप और हम जब वहां जाते हैं, वो वहां का जो ऑक्सीजन लेवल की कमी की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होता है। पर बात यह है कि प्रॉब्लम तो होता है, पर प्रॉब्लम तभी होगा जब आपको खुद उसका इलाज नहीं करते हो, या खुद का इलाज नहीं करते हो, या खुद एवरीथिंग ठीक नहीं कर सकते हो। वही वो बता रहे हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल ऑक्सीजन आप लेवल चाहिए तो आपको बीपी और ब्लड लेवल को मेंटेन करने के लिए वहां कम के ऑक्सीजन की वजह से, देखिए बड़ा सिंपल है, वहां कम ऑक्सीजन है तो आपका पेट्रोल कम हो रहा है, ये मान के चलिए, बिल्कुल। ठीक है, यही है प्रॉब्लम वहां, राइट। और हमारा बॉडी को एक्लेमेटाइज करना चाहिए कि उस इलाके में, वही वो बताना जा रहे हैं आगे, या सॉरी हाँ आई। सर, नो प्रॉब्लम सर। एंड जो इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, जैसे वहां पर हमने देखा है कि ये जो मोस्ट ऑफ द, वहां पर क्या है कि हाई ऑल्टीट्यूड में फिजिकल फिटनेस का एक बहुत डिफरेंट डेफिनेशन है। वहाँ वहाँ हाई ऑल्टीट्यूड में फिजिकल फिटनेस, जैसे यहाँ पर आपने 30 किलोमीटर दौड़ लिया, 40 किलोमीटर दौड़ लिया, आप स्प्रिंटर हैं, आप एथलीट हैं, आप रेसलर हैं, उसका कोई मान्यता नहीं है हाई ऑल्टीट्यूड में। तो हाई ऑल्टीट्यूड का जो फिजिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड या फिजिकल फिटनेस की जो वो है, वो टोटली डिफरेंट है। इसलिए हमने कई बार ये भी देखा, जो सुप्रीमली फिट है, सुप्रीमली फिट जवान हो चाहे ऑफिसर्स हो, वहां पर उनका प्रॉब्लम आया हुआ है। तो उसको कई बार ये भी लोग मानते हैं कि जो एथलीट है या जो रेसलिंग करते हैं, उनका इतना उन्होंने एक्सरसाइज जब ग्राउंड लेवल पे, मतलब जो मीन सी लेवल पे करते हैं, तो उनका बॉडी अपने आप एक ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस करने की एक क्षमता रखते हैं। लेकिन जब हाई ऑल्टीट्यूड आते हैं तो वो ऑक्सीजन उनको मिलता नहीं है, तो इसलिए उनकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सब चीजें वहां पर एक चीज रहती है। और जैसे सर कह रहे थे, जो विंड चिल फैक्टर की वजह से आप बाहर, आपका कोई भी अंग थोड़ा सा भी अगर कहीं पे भी खुला है, तो वहां पर आपको चिल ब्लेन्स होना शुरू हो जाएगा। और थोड़ा सा भी अगर पानी आपके सॉक्स के अंदर में कहीं पे, तो वहां पर चिल ब्लेन होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ अगर नंगा है और आपने कहीं किसी मेटल ऑब्जेक्ट पे पड़ लिया, तो आपका स्किन बिल्कुल छिल जाएगा और इमीडिएटली आपका चिल ब्लेन और बाकी सब चीजें होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में जवान फंक्शन कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो घर पे बैठ सकता है, अपने आराम से रूम में बैठ सकता है, उसको बाहर आना ही आना है, उसको पेट्रोलिंग करना ही करना है, उसको राशन लेने जाना ही जाना है, उसने सब कुछ करना है। So that is the difficulty. That is what a life of a जवान goes. Yes sir. जवान, एक और चीज है कि जैसे उन्होंने बताया, एक्लेमेटाइज करने की जरूरत है वहां जाने से ना। ऐसे नहीं कि आप घुस जाओ और वहां लड़ाई शुरू करो। वहां जाते हुए एक हाइट के ऊपर रुकते हो, एक्लेमेटाइज होते हो, और दूसरा हाइट के ऊपर जाते हो, फिर एक्लेमेटाइज होते हो उस वातावरण के साथ, समतल होना। और ये समतल होना, मानसिक समतल संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट है,
मानसिक दृढ़ता बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका जो बॉडी का संतुलन इंपॉर्टेंट है। आप जिस तरीके से सांस लेते हो और पैदल चलते हो, उसके साथ वो संतुलन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास वो संतुलन नहीं है, तो आपका फिजिकल फिटनेस नहीं चाहिए। आप याद रखिए ये बात, वहां बोलते हैं, इन द लैंड ऑफ लामा डोंट बी अ गामा। ठीक है, बिल्कुल कि वहां उस इलाके में हमें पहलवानों की जरूरत नहीं है। नहीं है। वो हमारे जो जवान हैं, उनको मानसिक दृढ़ता चाहिए और शारीरिक संतुलन चाहिए लड़ाई करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है हाई एल्टीट्यूड में, और खास करके एलएसी के ऊपर। या प्लीज। यस सर। सो नेक्स्ट स्लाइड सर। या या अब जैसे सर ने भी काफी अभी जस्ट समझाया, जो ये सब चीजें इफेक्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि इसको ओवरकम करने के लिए फौज के पास तरीका नहीं है, फौज के पास तरीके हैं। और इसी की एक एक है एक्लिमेटाइजेशन, या कई आप में से कई लोग जो हैं वो टूरिस्ट बन के भी वहां गए होंगे, तो आपको बताया होगा कि 2 दिन पहले आप लेह में रहिए 10,000 फीट में, उसके बाद आप 14,000 फीट में जाइए। तो एक्लिमेटाइजेशन एक बहुत जरूरी प्रोसीजर है, जो कि जो एक जवान हो चाहे ऑफिसर हो, उसको अंडरगो करते हैं। तो स्टेज बाय स्टेज एक्लिमेटाइज करते हैं, पहले 10,000 फीट पे, फिर 14,000 फीट पे, फिर 16,000 फीट पे, 4 दिन, 3 दिन, 3 दिन, हर मिनिमम 4 डेज, तो कई लोग 6 डेज भी करते हैं। तो एक्लिमेटाइज करने के बाद लोग वहां जाते हैं। अब एक्लिमेटाइज ये तो एक प्रोसीजर है, एक्लिमेटाइजेशन करना भी चाहिए और होता भी है, लेकिन फिर भी ये जो इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी जो हमने कहा है वो रहता ही रहता है। फॉर एग्जांपल जब वहां पहुंचते हैं तो आपकी जो भूख है, आपकी जो जो आपका जो हंगर है या जो भूख है वो खत्म हो जाती है, आपको खाने का मन नहीं करता, लेकिन आपने खाना खाना पड़ेगा। आपके अंदर जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, ये सब चीजें बाहर आते हैं। तो ये ऐसे चीजें एक्लिमेटाइज से काफी सब हल होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम रहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो टेरेन है, ये जो वेदर है, ये जो इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी है, इसके बावजूद वो जवान जो है वो वहां पर पहरा दे रहा है, वो वहां पर गार्ड कर रहा है, वो वहां पर ड्यूटी दे रहा है। तो ये चीजें हमें कभी भी हमारा, जब हम बात करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड में, जब हम बात करते हैं एलएसी में, तो ये जो एक एक क्रिटिकल चीज है, ह्यूमन एस्पेक्ट किस तरह से और वहां क्या कहते हैं भी, सबसे बड़ा एनिमी जो है वो वेदर है वहां पर। तो उस जनरल विंटर जैसे कहते हैं, तो वो उस तरह का सिचुएशन में वो वहां पर लड़ाई कर रहा है। अब ट्रेनिंग की बात आते हैं। नहीं, अब क्या वन होता मिनट, है? एक वन यस सर। मिनट, आई जस्ट वांट टू पुट एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। जो इन्होंने बोला कि सबसे बड़ा दुश्मन वातावरण और वेदर है, मैं आपको एक्चुअल बताना चाहता हूँ फिगर्स। जब एक जमाने में सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर और उस इलाके में हमारे साथ पाकिस्तान के साथ रोज फायरिंग होता था, ठीक है। आजकल वो फायरिंग नहीं हो रहा है। आजकल नहीं, पिछले अभी 16 साल से फायरिंग नहीं हो रहा। 2005 में यह रुक गया फायरिंग। 16 वहां से लेकर अभी तक फायरिंग नहीं हो रहा। अभी 23 हो गया, यानी कि 18 साल। मैं उस वक्त था जब फायरिंग होता था और जब रुक भी गया था। जो हमारा कैजुअलिटीज होते थे उसमें फर्क नहीं होता था, क्योंकि फायरिंग की वजह से कम होते थे, उतने कैजुअलिटीज नहीं होते थे जितने वेदर के साथ। ठीक है, तो अभी भी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वहां हमारा फौज को तैनात होने के बाद वेदर है। तो जब लोग बोलते हैं ना वहां जाके ये करो, तिब्बत में चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, वो नहीं होता। ना हम कर सकते हैं ना चीनी कर सकते हैं। करेक्ट ठीक सर। है, वो क्या है, वो पवन पुत्र नहीं है हनुमान टाइप कि कहीं भी चले जाए कुछ भी कर दे। नहीं, ऐसे नहीं होता। ठीक है ना। या प्लीज कैरी ऑन। सब। हाँ, तो जो मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा था, क्योंकि क्या होता है कि वहां पर ये पूरे के बावजूद हमने एक ओरिएंटेशन, जैसे मैं कह रहा था कि इस तरह के हालात में हाई ऑल्टीट्यूड के ऑपरेशंस के लिए एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है, एक ओरिएंटेशन की जरूरत होती है। क्योंकि ये जो जवान है वो इसके पिछले फील्ड टेन्योर में कहीं सीआई ऑप्स पे किया होगा, या जो वेस्टर्न बॉर्डर है जो डेजर्ट पे किया होगा, तो उस तरह से पूरा का पूरा ट्रेनिंग बदल के हाई ऑल्टीट्यूड में किस तरह से ऑपरेट करना है उसके ऊपर फोकस होता है। तो ये भी उस जवान अंडरगो करता है, ये ट्रेनिंग अंडरगो करता है वहां पर। ये आप देखिएगा, ये पूरे हालात को रखते हुए ही इज नाउ ट्रेनिंग फॉर हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन। तो क्योंकि जब तक वो ट्रेन नहीं होगा तो एक अच्छा वो एक काबिल जवान नहीं बन सकता, काबिल ऑफिसर नहीं बन सकता। तो ये एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, किस तरह से अपने आप को, क्योंकि जो नीचे या जो ग्राउंड लेवल पे जो भागता है 5 किलोमीटर, तो एक एक 19-20 मिनट में आता है, लेकिन वहां नहीं आ सकता, वहां पर बीपीटी होता भी नहीं है। तो इस तरह के जो, लेकिन फिजिकल फिटनेस रखना पड़ेगा।
तो ये ट्रेनिंग का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, किस तरह से ओरिएंटेशन हाई ऑल्टीट्यूड में करें। और एक चीज है जो साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात करते हैं, सर ने भी एक जिक्र किया था, जैसे जैसे आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आपके ब्रेन के ऊपर वो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो आपको कई बार जब इतना कम होने के बाद अगर बहुत ज्यादा कम हो तो आपको हेलुसिनेशंस भी होने शुरू हो जाते हैं, कि आप देखते कुछ और हैं, शायद आपको आपका जजमेंट बिल्कुल वेग हो जाता है, आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो समझ में नहीं आता। और ये तो आई थिंक सर आप एग्री करोगे, जिन लोगों ने हाई अल्टीट्यूड में सर्व किया है, एक बात तो पक्का कहते हैं कि वो मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है वहां पे। और कभी-कभी बाल सोच विचार जो है ना सही नहीं होता। नहीं हो आप पाता है, सोचते बिल्कुल कुछ और करते कुछ और हो। बिल्कुल सर। और ये हमने आम देखा है कि ये होते हुए। और ये बात नहीं है कि वो आदमी वीक है, नहीं, वो आदमी उस वक़्त वो ऐसे दौर पे गुज़र रहा है जहाँ वीक हो जाता है अपने आप। ठीक है? एब्सोल्युटली वो हो सकता है 5 मिनट के बाद वो सही हो जाए। बिल्कुल। ठीक? राइट? पर जो एक बार वहाँ जाके हाई एल्टीट्यूड में वापस आ जाता है, उसका एक परमानेंट डैमेज हो जाता है, वो कभी सुधर नहीं सकता। ठीक है? और मैं ये बता सकता हूँ, मैं मेरा 4-5 हाई एल्टीट्यूड एक्सपोज़र हो गए हैं और लंबे अरसे के लिए, और मेरा कुछ परमानेंट डैमेज हो गया। आप मानो या ना मानो, हम वो नहीं रहे जो हम गए थे उधर। ट्रू सर, ठीक है? वेरी ट्रू। तो एज के साथ और वो परमानेंट डैमेज का ये भी हो जाता है। या एक तो जैसे आई साइट है, जो आपके बाल हैं, ये सब चीजों में काफी फर्क पड़ता है। तो इससे क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल इश्यूज भी एक जवान के ऊपर आता है। अब देखिए ये जो जवान है वो एक फैमिली मैन भी है, उसके एक माँ बाप होंगे, बच्चे होंगे, बीवी होंगे, गांव होगा। तो वो परेशानी जो एक आम फैमिली के आदमी को होता है तो उसको वहां भी आएगा। और आजकल के जमाने में मोबाइल है उसके पास, तो 24/7 उसे जैसे रनिंग कमेंट्री होता रहा होगा कि घर पे क्या हो रहा है, इस तरह की चीजें पता। तो घर का इश्यूज के साथ साथ, जो ऑपरेशनल इश्यूज के साथ साथ, जो वहां का एनवायरनमेंट के इश्यूज के साथ साथ, इस तरह का एनवायरनमेंट में वो जवान जो है हम और आपके लिए वहां पर फाइट करता है। हम और आपके लिए वो 24 घंटे वहीं पर रह के करता है। वो आई नो वो कोई फेवर नहीं कर रहा, लेकिन हमें पता होना चाहिए, हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि दिस इज द काइंड ऑफ चैलेंजिंग सिचुएशंस जो कि वहां पर होता है। सो कैन आई जस्ट हैव द नेक्स्ट स्लाइड्स, आई या जस्ट शो सम फोटोग्राफ्स। अभी जैसे ये पिक्चर है, ये एक आम टूरिस्ट पिक्चर है, क्योंकि एक हाई ऑल्टीट्यूड में जो पेंगोंगसो के पास आता है तो वो दिखता है कि दिस इज व्हाट इट इज एंड इट्स ब्यूटीफुल एंड बहुत रोमांटिक एंड थ्री इडियट्स का वो सब चीजें सेटिंग है। ये उनके लिए अच्छा है जो कि टूरिस्ट बन के आते हैं, 2 दिन के लिए आते हैं, 3 दिन के लिए आते हैं, 1 हफ्ते के लिए रहते हैं। लेकिन ये अकेला ये पिक्चर नहीं है, इसके आगे भी एक स्टोरी है। और हम लोग हमेशा लोग को कहते थे कि जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं इस पहाड़ के उस तरफ क्या होता है उनको पता नहीं होता, लेकिन नेचुरली ऐसा नहीं कि उनकी गलती है, बट ये है कि उनके उस तरफ एक स्टोरी है। ये विंटर्स के आप देखिए, वही सर प्लीज, ये उसी पेंगोंगसो लेक का है जहां पर वो पूरा फ्रोजन हो गया है। तो वही नीली वाली जो है अब वो पूरा फ्रोजन हो गया, तो इतने ज्यादा टेम्परेचर डाउन होता है। और अब आप ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो वो कोल्ड डेजर्ट है, डेजर्ट भी है और सर्दी भी है। सर नेक्स्ट स्लाइड सर। या आई जस्ट वांट टू या पुट अक्रॉस वन यस सर। पॉइंट। देखिए, ये देखिए, इतना सर्दी है कि वो पूरा झील जम गया, और वो उस झील के ऊपर आप टैंक को भी ले जा सकते हो, गाड़ी भी चला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है? पर आप पहाड़ों को देखिए इसी दृश्य में, ज्यादा बर्फ नहीं है। ज्यादा बर्फ इसीलिए नहीं है, ज्यादा बर्फ टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता? वहां इतना हवा चलता है कि बर्फ भी उड़ जाता है। ठीक है? आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि वहां होता क्या है। और उस वातावरण में आप देखिए, 2 लड़के, कुछ ये जवान अपने किस तरीके से वो अपना ड्रेस पहना हुआ है और कुछ काम कर रहे हैं, कुछ वजन उठा रहे हैं। कितना मुश्किल होगा, आपको अंदाजा लगाइए। या प्लीज कैरी ऑन। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट स्लाइड सर। यस सर। या नाउ दिस इज अनदर जो फोटोग्राफ है कि क्योंकि देखो सर्दियों में भी हम, जैसे मैंने पहले भी दिया था कि ऑपरेशंस कम बंद नहीं होते। चलो अभी आज सर्दी हो गया तो अब हम बाहर नहीं निकलेंगे, ऑपरेशन नहीं है। इसमें भी देखिए स्पोर्टर्स के साथ में ऑपरेशन तो जाना ही जाना है, पेट्रोलिंग तो जाना ही जाना है। तो जो टूरिस्ट वाला जो पिक्चर देखा था वो परफेक्ट पिक्चर होता है, लेकिन एक अलग पिक्चर भी होता है जहां पर भी कोई बाहर, तो क्या एक वहां पर एक 4 कदम रखना भी बहुत मुश्किल है, वहां पे भी ऑपरेशन होते हैं। इस तरह के सिनारे में भी वहां ऑपरेशन चल रहे हैं, जैसे हाँ आज हम बात कर रहे हैं तो इस टाइम पे भी वहां पर लोग खड़े हैं, वहां ऑपरेशन चल रहे हैं। सर देखिए, एक और चीज है। आप देखिए, ये जवान, ये जो टोली है, पानी के साथ साथ गुजर रहा है। पर मैं बता सकता हूँ,
अगर ये जो पानी इतना ठंडा पानी होगा उस वक्त इस हालत में कि अगर कहीं इसको हाथ में या कहीं लग गया तो वो तो गया वहां से। ठीक है, इतना वो सावधान रखने की पड़ती है कि वो उसको खुद का हिफाजत करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या नेक्स्ट वन। यस सर। ये एक और पिक्चर है वहां पर का, उसी इलाके का, जहां पर आपको देखेंगे कि किस तरह से एक कॉन्वॉय जा रहा है। ये थोड़ा सा पुराना पिक्चर है, बट एक आपको पर्सपेक्टिव मिलता है कि किस तरह से एक के पीछे एक गाड़ी जा रही है और किस तरह से गाड़ियां कितनी डेंजरस लोकेशन से जा रहा है। तो और कई बार हमने देखा है वहां पर इसमें जब सर्दी होती है तो ये पूरा जहां जहां बर्फ गिरता है तो वहां से लैंडस्लाइड भी होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स, बहुत सारे कैजुअलिटीज ऐसे भी हुए हैं। तो वहां से एक गलती अगर एक ड्राइवर ने किया तो वो गाड़ी नीचे, सीधा नीचे, और और वहां से कोई और सब ये गाड़ी जब लुढ़क जाती है वहां तो कोई ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, नहीं है। क्यों जरूरत ढूंढने का व्यवस्था भी नहीं होता। बिल्कुल। ठीक है, ये बहुत, आप सोच सकते हो कि बहुत कठोर चीज है, पर वहां का इलाका ऐसे ही है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। ऐसे ऐसे इलाकों में ऐसे ऐसे रास्तों के ऊपर और उसके आगे जाके हमारे पोस्ट होते हैं। ये हमारे लिए ही नहीं है, दुश्मन के लिए भी है। ये आसान बिल्कुल। नहीं है ये इलाका। जब हम बोलते हैं कि इधर चढ़ जाओ उधर चढ़ जाओ, क्यों नहीं लेते हम? अब मैं भेजूंगा, ये भी तिब्बत है, तिब्बत का एक हिस्सा है ये, राइट? आप जाइए उधर और पार होके वो तिब्बत को पार करके पकड़िए। आसान नहीं है, ना चीनियों के लिए आसान है, हमारे लिए आसान ना हमारे लिए। पर हम, हमारा जो हावी होना उनके ऊपर कहाँ कहाँ है वो हम आगे बताएंगे। या नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सर। यस सर। ओके। अभी मैं बात करता हूँ मेडिकल इवैक्यूएशन के बारे में। ये एक बहुत क्रिटिकल चीज है। जैसे हमने समझाया कि पहले कि किस तरह के चैलेंजेस हैं, किस तरह से बॉडी में इफेक्ट्स होते हैं, और वहां पर आम एक चीज होती है, जैसे बात करते करते कोई आदमी या जवान बैठा हुआ या ऑफिसर बैठा हुआ है और एकदम से वो गिर जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं शायद बॉडी में एक ब्लॉक हो गया हो। जैसे मैंने कहा, एचपी काफी हाई हो जाता है, ब्लड वहां पर थिक हो जाता है, तो आपका एक क्लॉट होना या ये सब चीजें बहुत आम चीज होती है। तो अगर आप ये देखिए, एक रिमोट प्लेस है या रिमोट पोस्ट है, जहां से रास्ते अगर गाड़ी में भी आते हैं तो 6 या 7 घंटे लगेंगे एक नियरेस्ट पोस्ट में आने के लिए। तो मेडिकल इवैक्यूएशन एक बहुत बड़ी चैलेंज है, और हमारा फौज का एक उसूल है कि कोई भी कहीं पे भी बीमार हो या कोई भी कहीं पे भी उसको जरूरत पड़ती है तो उसको इवैक्यूएट हर हालत में करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को भी हम पीछे छोड़ते हैं। हर वो जो एफर्ट, जो रिसोर्स हमारे पास है फौज के पास, वो रिसोर्स के साथ में उस एक अकेले जान को बचाने के लिए पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, सबसे हाईएस्ट कमांडर से लेकर नीचे जो कमांडर तक, हर कमांडर उस पर लगाते हैं इस जान को बचाने के लिए, चाहे कुछ भी करे हमें करना पड़ता है। तो एक एक बहुत अहम चीज जो मेडिकल इवैक्यूएशन होता है, एयर इवैक्यूएशन होता है। इसमें एयरफोर्स के पायलट, जो एविएशन के पायलट्स हैं, उनको जितना भी हम सल्यूट करते हैं उतना कम है, क्योंकि वो इतने विपरीत परिस्थिति में फ्लाई करके वो आते हैं, और इवैक्यूएशन अगर उनको इवन 10% भी चांस होता है किसी को इवैक्यूएट करने का, वो पक्का इवैक्यूएट करके लेके जाते हैं। तो ये एक मेडिकल इवैक्यूएशन और एक डिसीजन जो है, एक कमांडर या सीओ होता है तो उनका एक डिसीजन होता है कि मैं हेलीकॉप्टर के लिए बोलूं, या अभी टाइम है तो उसको ऑन ग्राउंड व्हीकल से लेके आऊं। अगर व्हीकल से लेकर आया तो क्या पेशेंट की हालत खराब होगी, या अगर हेप्टर से आया तो हेप्टर पिकअप नहीं कर वापस जाएगा तो फिर क्या टाइम लॉस होगा। ये सब चीजें एक बहुत चैलेंजिंग चीज होती है उस टाइम पे। और वहां पर जो उनका बडी सिस्टम है, वहां पर जो नर्सिंग असिस्टेंट है, किस तरह से प्रोटेक्ट करके उनको किस तरह से कई सारे जाने वहां बचाई है, ये भी मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा ये सब। एक और चीज मैं इसमें ना बताना चाहता हूँ कि इसमें ना भारतीय सेना बहुत बहुत माहिर है। ठीक है, हमारा सेना में ये एक असूल है कि हर पोस्ट के ऊपर कोई ना कोई ऐसा आदमी होगा जो चिकित्सा ज्ञान है उसके पास। चाहे वो छोटा पोस्ट है तो एक नर्सिंग असिस्टेंट होगा, राइट? नर्सिंग असिस्टेंट, हमारे फौज में जो मेल नर्सेस हैं वो नर्सिंग असिस्टेंट बताए जाते हैं। या कोई ट्रेंड होगा, कोई जवान को ट्रेनिंग दी जाएगी फर्स्ट एड कैसे करना है, BFNA बोलते हैं, बैटलफील्ड नर्सिंग असिस्टेंट। या मेडिकल ऑफिसर होगा, या नया छोटा मेडिकल ऑफिसर होगा, और वहां थोड़े दूर में एक मेडिकल फैसिलिटी होगा जहां ये इनको ले जा सकते हैं।
और यहाँ यही नहीं है, इनका जो हम व्यवस्था करते हैं स्पेशलिस्ट के साथ भी मेल मिलाप बाय टेली मेडिसिन, तो ये सब क्या है, व्यवस्था है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं बड़ा एक और चीज इसके साथ बताना चाहता हूँ कि मान लो अगर किसी को कुछ हो गया, राइट, अगर आपका साथी को कुछ हो गया वहां पोस्ट के ऊपर, अगर वहां उसका मृत्यु हो गया, आपके सामने उसका जान जा रहा है, राइट, ठीक है, क्या ये अच्छा होगा कि वो उसको पीछे ले जाओ, उसका जान बचाने की कोशिश करो, या आपके साथ में वो शव बन जाए और उस शव के साथ रहना पड़े आपको? ये बहुत मानसिक ये है। इसीलिए फौज में हमारा यही कोशिश होता है कि जितना आगे जाके उसका चिकित्सा या उसका ज्ञान करें, मेडिकल हेल्प करें, और जितना जल्द हो सके उसको एवैक्यूएट करें, Absolutely. राइट, फॉरवर्ड ट्रीटमेंट एंड अर्ली एवैक्यूएट, ठीक है। अगर किसी का ये हालत बिगड़ रहा है तो ये फौरन हाईएस्ट लेवल तक चला जाता है और सारे कार्रवाई शुरू हो जाता है। ये नहीं कि एक ने फेल किया तो दूसरे के पास गए, ये वो फेल हो गया, नहीं, वो पूरा अप द चेन, बटालियन कमांडर, ब्रिगेड कमांडर, डिव कमांडर, कोर कमांडर तक सब देख रहे हैं कि ये अगर एक अपना लड़का को परेशानी है, उसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है और उसको मदद कैसे की जाए, राइट। अगर ज्यादा मदद चाहिए और कुछ और रिसोर्सेस चाहिए तो ऊपर से भी फट आता है। हो जाता है। ये है हमारा फौज का क्या है, ये एक खासियत, ये मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। कई लोग सोचते होंगे कि यार क्या है, जान चली जाए तो चली जाए, नहीं, ऐसे नहीं होता। मैं बहुत कहानी बता सकता हूँ इनके बारे में, तो अब बताएंगे, या प्लीज कैरी ऑन। Yes, sir. Sir, next slide, sir. या हाँ, अभी मेडिकल इवैक्यूएशन के बाद एक आता है जो कंटिजेंसीज, जैसे हमें पता है कि ओके, कई भी ये एक मेडिकल इवैक्यूएशन जैसे इस तरह का चॉपर्स आते हैं। सर नेक्स्ट सर। या नेक्स्ट वन। यस सर। और कई जगह पे हाँ, हम सिविलियंस का भी इवैक्यूएशन होता है, कई बार काफी इमरजेंसी पे उनको भी हम लेके आते हैं। तो हमारा जैसे सर बता रहे थे, जान बचाना ये जो फौज का सबसे एक मैंने जो देखा है सबसे अच्छा एक पॉलिसी है। ये कहीं पे भी हो, किसी की भी जान हो, उसको बचाना है तो उसके लिए पूरी तरह से अपनी जान को भी परवाह ना करते हुए करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। या एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। एक बार हमें ये मौका मिला सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर, एक पाकिस्तानी आदमी वो गिर गया खाई में, राइट, वो मर गया और उसका शव जो है ना हम देख सकते थे, और पाकिस्तानियों को खुद उनको अंदाज नहीं था कि इसका शव कहाँ है। हमने उसको मदद किया कि भाई उसका पार्थिव शरीर को निकालो और वहां से उनको पाकिस्तानियों को दे दो, ताकि वो कम से कम उसका अंतिम जो लास्ट राइट्स किया जा सकता है उसका अपने घर में, राइट। इन चीजों में मानवता बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे इलाकों में ऐसे परिस्थितियों में मानवता हम कभी नहीं खोते, और ये एक खासियत है इंडियन आर्मी का। या नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, जैसे मैं कह रहा था कि जो परिस्थिति सर नेक्स्ट वहां पर एक और जो बहुत अहम चीज है कि जो परिस्थिति है वो कभी भी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, एक पोस्ट से लेके दूसरे पोस्ट के बीच में काफी डिस्टेंस है और एक गाड़ी खराब हो गई, अब शाम होने वाली तो क्या करेंगे? तो इस तरह के जो कंटीजेंसीज कभी भी हो सकते, और उस गाड़ी में एक जो लड़का है वो बीमार हो गया, तो कैसे आप रेडियो सेट से पास करते हो? रेडियो सेट कई बार क्या होता है कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से आपका जो कांटेक्ट हो नहीं पाता है। तो ये सब चीजें जो है उसमें बहुत फिजिकली और मेंटली उस जवानों के टोली को, उस कमांडर को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी परिस्थिति बदल सकती है। कब आप जा रहे थे, सडनली आपने देखा कि पीएलए का भी एक टोली आ गया है, तो किस तरह से उनको आपने डील करना है? तो कंटीजेंसीज जो है वो हमेशा हमेशा वहां पर रहता है कि कभी भी किसी भी वक्त वहां परिस्थिति चेंज हो सकती है, तो उसके लिए प्रिपेयर करना फिजिकली और मेंटली ये बहुत जरूरी चीज है। सर नेक्स्ट वन। अब हम आते हैं कि ऑपरेशनल टास्क के लिए एक जवान के और ऑफिसर्स के लिए भी ये एक चैलेंजेस जो है वो क्या है? हम जब कहते हैं फौज में ना, फौज का एक टास्क होता है, ये मतलब एक जो काम करना है, जिस काम के लिए हमें वहां भेजा गया है, तो
कैन यू हियर मी सर? Yeah, I can hear हाँ, you. ओके सर। तो जो काम है वो क्या है, व्हाट इज द टास्क, ये बहुत जरूरी है। क्या जैसे फॉर एग्जांपल सीआई ऑप्स में है तो हमने टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना है, लाइन ऑफ कंट्रोल है तो लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान के साथ, वहां पर एक भी इंच नहीं, वहां पर वेस्टर्न बॉर्डर्स है तो वहां पर भी हमारा बिल्कुल यहाँ पर टास्क क्या, डिफेंड बॉर्डर। थोड़ा सा इसको चीज को लोगों के अंदर समझने की जरूरत है कि ये बॉर्डर जो है कौन सा बॉर्डर है। क्या हमें अपना तो क्लियर है, हम अपना मैप में बिल्कुल क्लियर है कि एलएसी कहाँ जा रहा है, सब कुछ है, लेकिन ये जो चीज है चाइनीज को नहीं पता है, चाइनीज नहीं मानता है, और जिसे अगर पता भी है तो मानता नहीं है। तो वो अपने जो बॉर्डर की क्लेम करता है तो उसको हम रोकें, हम अपनी जगह पर तक जाएं। तो ये एक कंफ्यूजन, जरूर कंफ्यूजन तो नहीं कहूंगा मैं, एक एम्बिग्विटी, डिफरिंग परसेप्शन जिसे कहते हैं, ये वहां रहता है। तो इस एम्बिग्विटी में जूनियर ऑफिसर्स भी काम करते हैं, जो जवान है वो भी काम करते हैं। लेकिन जैसे आपको समझना आना चाहिए, जैसे वेस्टर्न बॉर्डर्स में क्लियर फेंस लगा हुआ है तो वहां कोई एम्बिग्विटी नहीं है, भाई ये हमारा जगह है, बिल्कुल क्लियर है। लाइन ऑफ कंट्रोल में भी बिल्कुल क्लियर है कि इस इलाके के इस तरफ आओगे तो गोली मारेंगे हम। लेकिन यहाँ पर मैप पे तो है, लेकिन ग्राउंड पे कहीं पे भी डिमार्केटेड नहीं है कि भाई ये जो ईंट रखी है इसके आगे हमारी है, आप नहीं आ सकते। तो ये दोनों के बीच में कभी बात नहीं हुई है कि भाई ये इससे एक अंडरस्टैंडिंग जरूर है। तो इस पेक्यूलियर सिचुएशन को भी समझना बहुत जरूरी है कि वहां पर एक एम्बिग्विटी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ग्राउंड पे मार्क नहीं है, और दोनों मैप देशों के बीच में मैप एक्सचेंज नहीं हुआ है। तो इस चीजों में भी, लेकिन हमने अपना टास्क करना है, हमने अपना पेट्रोलिंग करना है, जो हमारा इलाका है, जो हम अपना इलाका मानते हैं वहां तक हमने डोमिनेशन भी करना है, और हम करते भी हैं। तो ये जो डोमिनेशन होता है पूरी तरह से, जब भी पीएलए की एक्टिविटीज होती रहती है, वहां पर पीएलए क्या कर रहा है उसके ऊपर हमारा पूरा फोकस रहता है कि वो कौन से पेट्रोल भेज रहे हैं, कहाँ जा रहा है, उनकी कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है, उनका यूएवी कब आ रहा है, उनका एरोप्लेन कब आ रहे हैं, उनकी पेट्रोलिंग में कितने लोग आ रहे हैं। ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग रहता है। और जब कांस्टेंट मॉनिटरिंग रहता है, जो हमारे भी पेट्रोल जाता है, तो जायज की बात है कि दोनों जब पेट्रोल आमने सामने आते हैं तो झड़प तो होगी होगी। तो उस झड़प के बारे में अब मैं आगे बताऊंगा। सर कैन यू जस्ट शो द पिक्चर्स? हाँ, ये एक पिक्चर है जहां पर कि बिल्कुल क्लियर है कि एक तरफ में इंडियंस खड़े हैं, एक तरफ में चाइनीज खड़े हैं, और उन्होंने बैनर खोला हुआ है और बैनर दिखा रहा है कि भाई उस बैनर, ये बैनर ड्रिल बोलते हैं इसको। और इस बैनर ड्रिल में ये लिखा होता है कि आप जो है ये हमारे इलाके में आए हैं, और जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट के मुताबिक ये गलत है और आपको वापस जाना चाहिए। दोनों 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 लैंग्वेज में लिखा जाता है, इंग्लिश और मैंड्रीन में, और दोनों तरफ से खोला जाता है। और उसके बाद एक और बैनर होता है जिसमें लिखा है कि हम दोस्ती को बरकरार रखने के लिए हम वापस जा रहे हैं। तो ये एक ड्रिल होती है, लेकिन ये एक पीस, जब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ऐसा होता है। और मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं कि कुछ सालों पहले तक, कम से कम 2020 से पहले तक, अबाउट 80% या 90% ऐसे ही होता था। पेट्रोल आते थे, आमने सामने मिलते थे, बातचीत होती थी और वापस चले जाते थे। लेकिन कुछ एक प्रतिशत पेट्रोल में झड़प भी होती थी। सर नेक्स्ट। ये भी जैसे एक पीस में बिल्कुल देखिए डिस्टेंस बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग खड़े हुए हैं, बिल्कुल बातचीत, एक बिल्कुल एक फ्रेंडली तरीके से। जो नॉर्मल पेट्रोल है उसमें ये ऐसे चीजें आपको दिखेंगे। नेक्स्ट सर। लेकिन ये एक बहुत फेमस है, आपको पता है कि गलवान के टाइम पे जो इश्यूज हुए थे तो उस टाइम का है, जबकि बिल्कुल टेम्पर्स हाई हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से भारतीय सेना, जो बिहार रेजिमेंट के जो ऑफिसर जवान है, वो किस तरह से चाइनीज को रोक रहे हैं, अपने एरिया में वापस जाने की बात कर रही है। और देखिए पीछे पूरी तरह से जो पूरी के पूरे जो जवान है वो खड़े हैं उस ऑफिसर के पे। अब आप देखिए ये एक बहुत सेंसिटिव चीज है जो आमतौर पे कई आम जनता समझते नहीं है। उसमें क्या होता है कि जो जवान है वो एक रेजिमेंटल सिस्टम में रहता है। रेजिमेंटल सिस्टम मतलब हर वो जवान उसका भाई है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है अगर उसको बचाना है, या उसके लिए हमेशा दे विल फाइट। ऑफिसर्स के लिए भी उनका वो रेस्पेक्ट रहता है। ये ऑफिसर वही है जो लेफ्टिनेंट बन के उस बटालियन में आया है, वहां से उनके साथ फुटबॉल खेला है, हॉकी खेला है, सब कुछ खेला है, और साथ साथ में बड़ा हुआ है, साथ साथ में आया है। तो ऑफिसर्स के भी उनको दैट रिलेशन रहता है। अब देखिए सीओ तो उससे भी ज्यादा बड़ा उनके लिए फादर फिगर मानते हैं। तो ये जो ऑफिसर और जब ये खड़े होते हैं, अगर उनके खिलाफ अगर किसी ने आंखें भी उठा के देखे, तो ये जवान जो है वो सहता नहीं है। आप और हम जिस परिवार से आते हैं, हमारे किसी एल्डर को अगर हमारे हमारे सामने हमारे पिताजी या हमारे भाई को कोई अगर उल्टा सीधा बोलेगा तो हम भी बर्दाश्त नहीं करते। यही एक मानसिकता उनके अंदर में भी रहता है।
तो कई बार क्या होता है कि तो उनको कंट्रोल करना भी थोड़ा-सा एक चैलेंज बन जाता है। तो ये गलवान का एक इंसिडेंट का हमने देख रहे हैं कि का पानी बह रहा है, सब ज़ीरो टेम्परेचर में, जब कोई परवाह नहीं है, उसी में खड़े हुए हैं और अपना जो टास्क है वो पूरा कर रहे हैं। नेक्स्ट। ये और ये भी आप देखेंगे किस तरह के जो चाइनीज़ है वो किस तरह के जो इक्विपमेंट लेके आए या जो वेपन्स जिसे कहते हैं, क्योंकि वहाँ फायर नहीं कर सकते हैं, तो वो अपना एक जो पुराने ज़माने में जैसे वो फाइटर्स यूज़ करते थे उस तरह के भाला। दाव और उस तरह के वो सब लेके वहाँ पर आए हुए। तो ये हम भी अपना इनोवेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैं हमेशा बताता हूँ, लोग हमेशा कहते हैं कि चाइनीज़ ने ऐसा किया, चाइनीज़ ने ये लेके आए, चाइनीज़ ने ऐसा किया। तो मैं ये आपको बिल्कुल आश्वासन देना चाहूँगा कि जितना वो करते हैं, उतना ही या उससे ज़्यादा हम करते हैं। ये बात दूसरी है कि हम वो बताते नहीं हैं, बताने की ज़रूरत भी नहीं। जो वहाँ होता है, वहीं के वहीं रहना अच्छा है, क्योंकि मैं भी जो किया है, मुझे अच्छी तरह पता है कि हमने हमने मेरे जवानों ने क्या-क्या किया है और उसमें मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। बिल्कुल, मैं आज भी बहुत गर्व से कहता हूँ कि जो करना था, जो उनको देना था, वो दिया। वो ये आप आश्वासन के साथ रहिए कि हाँ, न्यूज़ हमेशा ये आता है कि चाइनीज़ ने ऐसा किया, चाइनीज़ ने ये किया, और मैं ये भी मानता हूँ कि भारतीय सेना ने जो किया कभी बाहर नहीं आता। मुझे उससे कोई आपत्ति भी नहीं है। जब अगर बाहर आया तो वो मुझे उससे ज़्यादा आपत्ति होगी, लेकिन जो होता है आप ये यकीन मान के चलिए, अगर उन्होंने 1 दिया तो कम से कम 4 देके ही हम आते हैं। सो एनीथिंग यू वांट टू ऐड सर? नहीं, नहीं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वन सर। या हाँ, ये एक फेमस और इंसिडेंट है, ये फिंगर 4 एरिया में पेंगोंग त्सो के वहाँ पर। और मैं ये भी कहूँगा कि अभी ओपन सोर्स में ये फोटोज़ हैं, ये मेरे बटालियन है। 2017 में, अगस्त 2017 में जब हमारे हैंड हिटिंग हुआ तब वहाँ पर झड़प हुई थी। तो आप देखिए ये ऊपर से जो कैमरामैन है उसने फोटोग्राफ लिया हुआ है। तो ये अब फ्री फॉर ऑल हो गया वहाँ पर, बिल्कुल जो ऑफिसर्स जवान का कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल बुरी तरह से पत्थरबाजी चल रही है और आपस में लड़ाई कर रहे, कौन कहाँ खड़ा है कोई पता नहीं चल रहा। तो ये हालत हो जाती है कई बार जब फेस ऑफ में, जब आमने-सामने आते हैं और जब जो हमारा जो गर्मा-गर्मी है वो बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ता है वो उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए हमने एक पॉइंट तक जाना है, जो हम अपना इलाका मानते हैं। उनको भी, चाइनीज़ भी अपना एक पॉइंट पे आते हैं जो वो अपना इलाका मानते हैं। आम तौर पे जैसे मैंने अपने पहले फ़ोटोग्राफ दिखाया था, बिल्कुल पीस है, तो हम जाते हैं, वो हमें वहाँ मिलते हैं, हम अपना बैनर खोलते हैं और वापस आ जाते हैं। जब वो आते हैं, हम उनके पॉइंट में मिलते हैं और हम बैनर खोलते हैं, वापस चलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं कि दलाई लामा साहब अरुणाचल चले गए, तो अब हमारा बिल्कुल हम चिढ़ गए हैं आपसे, तो हम आपको आने नहीं देंगे। तो वो क्या करते हैं, जितना हमें आना था उससे आधा आके आपको रोक लेंगे। यहाँ से आगे नहीं जा सकता। और यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि एक बार उन्होंने रोक लिया, तो ऐसा नहीं है कि मुक्के मार के आप आगे चले जाएँगे या गोली मार के आगे चले जाएँ, ऐसा नहीं होता वहाँ पर। तो एक बार उन्होंने रोक दिया आपको, वहाँ पर खड़े हो गए बैनर खोल के, तो आप आगे नहीं जा सकते। ये एक एक अनरिटन रूल है या एग्रीमेंट मान के चलिए। तो एक बार अब उन्होंने आपको रोक दिया है, तो अगली बार वो आएँगे तो आप भी रोकेंगे उनको। तो जिस तरह से पहले बिल्कुल अच्छी तरह से दूर-दूर खड़े थे, अब वो धीरे-धीरे नज़दीक आने शुरू हो जाएँगे। और जहाँ मैंने जब ऑफिसर्स के बीच में बात हो रही है, किसी ने उँगली उठाई, किसी ने धक्का दिया और उसके बाद एक इस तरह का एक माहौल हो जाता है कि कौन किसको पिटाई कर रहा है, कोई पता नहीं चलता। और वहाँ पर बिल्कुल बुरी तरह से फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और उसके ब उस सिलसिले में भी मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो वहाँ पर भारत के फ़ौज हैं, उनको मैं ये मानता हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन उनको ये ज़रूर है कि वो जो द उनको उनको अच्छी तरह पता है कि किस तरह से उनको ये निपटाना है। तो ये भी उसी उसी का एक था कि उन्होंने हमको रोका था, हमने उनको रोका और जब जैसे-जैसे टेम्परेचर्स बढ़ते गए वहाँ पर झड़प हुई और ये एक और एग्ज़ाम्पल था पैंगोंग त्सो अगस्त 2017 की 2017 करेक्ट 2017 की बात है ये। यस। अब ये जो फेस ऑफ के साथ-साथ में सर नेक्स्ट स्लाइड। कुछ एक चीज़ें भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे अभी ये एक और चीज़ हमने समझने की बहुत ज़रूरी है। मैंने सिर्फ़ एक हैबिटेट का दिखाया है कि फ़ोटोग्राफ किस तरह से वहाँ पर जवानों को रहने के लिए है। इसी तरह से रोड बन रहे हैं। आपने जैसे पहले मैंने फ़ोटोग्राफ दिखाया था जिसमें रोड थे। आज क्या है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट रोड के कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। तो जो पोस्ट पहले मेरे ख्याल से जनरल सर के टाइम पे एंड ऑल जो घोड़ों पे जाते थे, पैदल जाते थे, आज वहाँ पर एक कच्चा ट्रैक बन गया या एक ग्रेवल्ड रोड बन गया है। तो ग्रेवल रोड बनने से क्या होता है कि उस इलाके पे इस तरह का शेल्टर्स लगा के वहाँ जवानों को आप डिप्लॉय कर सकते हैं। वहाँ जवानों को डिप्लॉय करने का फ़ायदा ये होगा कि वहाँ से जो पेट्रोलिंग पॉइंट है वो नज़दीक होगा।
तो जहाँ आप 7-8 घंटे गाड़ी में या पैदल आते थे और फिर वापस जाते थे, आज आप वहीं पर 10 मिनट, आधा घंटे के दूरी पे आप हैं। जैसे आपने देखा कि पीएलए आ रहे हैं, तो आपने ऐसे बैरकों से गए और उनको वहीं के वहीं आपने उनको चैलेंज किया। तो ये कारण भी आपको समझना चाहिए कि जैसे-जैसे चैलेंजिंग बढ़ते गए, आप समझ लीजिए पीएलए अकेला वहाँ शहंशाह था, कभी भी आ सकता था, कभी भी जाता था। अब क्या है, फौज वहाँ पर आ गई, इंडियन आर्मी की फौज आ गई है, तो जब वो आता है तब हम भी जाते हैं। तो पहले में जब 1 आउट ऑफ 100 में जब मिलते थे तब शायद बड़ा झड़प होती थी, नहीं होती थी। अभी क्या है कि 100 बार आते तो 100 बार मिल रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि 100 बार आते तो 110 बार मिल रहे हैं, क्योंकि हम 110 बार जा रहे हैं। तो ये बात भी आपको समझना है, इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। और ये जैसे-जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट, जैसे-जैसे ये कॉन्टैक्ट होगा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते ही रहेगा, बढ़ेगा। जब तक कि ये क्लियर एग्रीमेंट ना हो कि भाई आप इस लाइन के आगे नहीं आएंगे, और उसको बिल्कुल इंप्लीमेंट होगा ऑन ग्राउंड। तब तक मैंने इसके ऊपर आर्टिकल्स भी लिखे हैं कि जब तक आप इन दोनों ट्रुप्स को फिजिकल कांटेक्ट अलग नहीं करोगे, तब तक चाहे कितना भी मैन मैनेजमेंट करें, कितना भी आप एग्रीमेंट करें हाईएस्ट लेवल पे, ऑन ग्राउंड जो 100 मीटर्स, द लास्ट 100 मीटर्स ऑफ डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, वो सोल्जर करता है। वो 100 मीटर्स डिप्लोमेसी की जो है वो लास्ट में वो सोल्जर करता है, और उसको ना हमारी सोल्जर को, ना पीएलए के सोल्जर को हम ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इसी तरह से बिहेव करेंगे, क्योंकि उसके मन में जो हमने जो कहा है, उतने सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, और उसके बाद वहां पर वो वहां खड़ा है, तो नेचुरली वहां पर फाइटिंग होगी ना, वहां पर चीजें बिगड़ सकती है। सर नेक्स्ट सर। हाँ, एक चीज है, इस सब के बावजूद, चाहे वो पेट्रोलिंग कर रहा हो, चाहे वो फेस ऑफ चल रहा हो, चाहे हम डपना कर रहे हैं, हमने अपनी मॉरल जो सुपीरियरिटी है, जो वो हमेशा अप रखना है, और हमने हमेशा अप रखा है। ये कई बात क्या होता है कि फॉर जब न्यूज में आता है तो ऐसा लगता है कि हम पीछे आ गए हैं, हम दबे हुए हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल अपनी फुल ह्यूमिलिटी और जो मेरी जो इसके साथ कह सकता हूँ कि जब ऑन ग्राउंड, जब मैन टू मैन मिलते हैं वहां पर पीएलए, हमारी वो जो सुपीरियरिटी है, या हम जो जो जिस तरह से एक एक सैनिक होना चाहिए, जिस तरह से भारतीय सेना का एक अंग है, उसको उसी तरह से देखते हैं वो। और मैं ये मानता हूँ कि जितना रेस्पेक्ट शायद पीएलए वाले देते हैं, उतना शायद हमारे यहाँ मीडिया के जो लोग हैं वो भारतीय ये सेना में एक शायद बहुत नहीं देते। इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए, आप बोल सकते हो चाइना के पास ये है, चाइना के पास वो है, चाइना के पास इतने पैसा है, चाइना के पास वो सब कुछ है, पर उस इलाके में, ठीक है ना, चाइना के पास कुछ नहीं है। चाइना के पास वही है जो आपके पास है, चाइना के पास वो नहीं है जो आपके पास नहीं है। अगर आप हो तो आप आपके दुश्मन के सामने खड़े हो। आप अगर वो है तो वो आपका दुश्मन है, आप जो कर सकते हो वहां कर सकते हो, ठीक है। उसके पीछे शी जिनपिंग तैनात नहीं है, वो अपना पैसा लेके, ठीक है ना, और उसको एक्सपोर्ट लेके, और उसका कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर लेके, बस वो एक जवान है, ठीक। और वहां मुझे तो बड़ा क्लियर है, हमारा जो जवान है, सोना है, वो कभी पीछे नहीं हटते, कभी एक कदम भी पीछे नहीं लेते। जवान तो जवान, हम उनके ऊपर हावी रहेंगे, और हावी हैं, और हावी रहते रहेंगे। इसमें दो राय नहीं होना चाहिए किसी को। गलवान में भी आज तक वो चीनियों ने ये नहीं बताया कि उनका कितना कैजुअलिटी हुआ है। वो डरते हैं बताने के लिए। तो सही बात ये है कि डर छुपाते हैं, डरते हैं, डरपोक हैं, और झूठे हैं। या कैरी ऑन। सर नेक्स्ट स्लाइड सर। या हाँ, तो ये एक पिक्चर आपको वहां पर याद होगा सर, इसके पीछे जाना सर। ओके सर, नेक्स्ट बैक सर, बैक। हाँ, तो जैसे वहां पर ये जो जैसे मैंने बोला कि एक सुपीरियरिटी जो हमेशा हम मेंटेन करते हैं, ये गलवान का वही इलाका है जहां पर चाइनीज ने क्लेम किया था भाई आप फिर आ गए करके। तो वहां पर जाके भारतीय फौज ने फिर से वहां जाके पूरी तरह से अपना जो है उसी इलाके में जाके अपना पिक्चर भी लेके आए थे कि भाई ऐसा नहीं है, हम वहीं पर हैं जहां पर हमने होना चाहिए। तो ये जो एक हमेशा सुपीरियरिटी का जो एक कॉन्टेस्ट है वहां पर चलता रहता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। सर नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू सर। अभी हम जैसे मैं तीसरे चीज पे आता हूँ कि किस तरह से जैसे एक आम नागरिक है उनके अंदर आता है, और सर ने शायद थोड़ा सा जिक्र भी किया उसका। कंपैरिजन जो होता है हमेशा इंडियन आर्मी और पीएलए के बीच में एक कंपैरिजन रहता है। सबसे पहली चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि पीएलए भी एक प्रोफेशनल आर्मी है। हम उनको कभी भी ऐसा नहीं है कि
बिल्कुल उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, या ये तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं मत करते। एक अच्छी फ़ौज वो होती है जो हर दुश्मन को बिल्कुल अपने जो असेस करना चाहिए, सही तरीके से असेस करता है, ना ज़्यादा ना कम। तो मैं ये मानता हूँ कि जो पीएलए है, वो भी अपनी तरीके से जो सोल्जर्स हैं वो प्रोफेशनल है, जो है। लेकिन हमारे और उनके बीच में क्या फ़र्क है? इंडियन आर्मी जो है वो फिज़िकली फिट है। मैंने ये देखा है कि जो 17-18 घंटे फेस ऑफ चल रहा हो, हमारे लड़के बाहर खड़े रहेंगे वहां पर। ये जो चाइनीज हैं वो थोड़ी देर खड़े रहेंगे, फिर वो अपने जो एक गाड़ी है उनका, जिसमें टेम्परेचर मैनेज होता है, वहां जाकर बैठ जाएंगे। फिर ये हालत हो जाती है, वो आकर हमको बोलते हैं कि सर आप प्लीज चले जाओ, हम भी चले जाएंगे। तब फिर हम क्या, हम अड़ जाते हैं, नहीं बोलते तुम लोग ने पहले शुरू किया, अब हम नहीं जाएंगे। तो जब तक हमको इंस्ट्रक्शन में, तो हम वहां खड़े रहते हैं। तो हमारे ये लड़के जो है फिजिकली बहुत फिट है। और दूसरी चीज़ है, जैसे हमारे अपने गाँव से आते हैं, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो वो उनका क्या संस्कार में ही एक ह्यूमिलिटी रहती है। ये चीज़ मैंने पीएलए के सोल्जर्स में नहीं देखा। और दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसके लिए आप लड़ रहे हैं? हमारी फौज का बिल्कुल क्लियर है कि हम भारत के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। हमारा देश जो है, ये पूरा जो भारत है वो मेरा देश है, उस देश के लिए लड़ रहा हूँ। वही जो पीएलए सोल्जर है, वो देश के लिए नहीं लड़ रहा है, वो पार्टी के लिए लड़ रहा है। तो ये फर्क होता है। आप सोच के देखिए, जो देश, और हमारे यहाँ तो देश को हम माता मानते हैं, भारत माता मानते हैं, मतलब मदर जैसा हम जितना है उतना ज्यादा पावन मानते हैं। भारत माता की जय तो हमारे फौज में नारे लगते हैं। तो वो एक तरफ है, और एक दूसरी चीज है, दिस इज द पार्टी। जो पीएलए है, ये पार्टी का आर्मी है। तो ये दूसरों में, तो जब वो फर्क है। वहां पर खड़ा होता है, फर्क बहुत पड़ता है इसका। एक और चीज है कि आप देखिए, जो हम हमारा जो हर जवान, उसका उस भूमि से लगाव है, उस मिट्टी से लगाव है, उसके लिए उसका जो पोस्ट है, उस इलाका है, वो उसका अपना देश है। ये जो पीएलए के लोग हैं, बच्चे हैं, ये बच्चे हैं वैसे पीएलए के काफी, क्योंकि यंग बच्चे हैं, ये आते हैं 6000 मील दूर, ठीक है, और इस मिट्टी के साथ उनको कोई लेन देन नहीं, उनका कोई लगाव नहीं है। ये तिब्बत मानते हैं वो, और उसके लिए लगाव नहीं है। जिसके लिए जो लगाव नहीं है, आप उसके लिए लड़ोगे भी नहीं। ये तो बड़ा वास्तविक चीज है। अगर आपका घर नहीं है, दूसरे का घर जल रहा है, तो आप, हर एक आदमी खिसक जाता है, ठीक है, ये राइट, कि भाई ठीक है, दूसरे घर के घर जल रहा है, वो अपना फायर इंजन बुला ले, अपना जो काम करना है कर ले, हम नहीं घुसेंगे उसके अंदर, हम नहीं पढ़ेंगे। वही कहानी है हमारे लिए। ये जो लैंड है, एलएसी है, वो हमारा है। उनके लिए वो उनका नहीं है, वो उनके लिए एक राजनीतिक विषय है, ठीक है। वो अपना मिट्टी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अपना राजनीतिक परंपरा के लिए लड़ रहे हैं। तो ये इसमें जो बड़ा फर्क है कि किस तरीके से हम मोटिवेट होते हैं, और वहाँ कितना उत्साह होता है वहां जाके हमें काम करने के लिए, ठीक है। ये राइट या अच्छा। और जैसे सर ने अभी ऑलरेडी कहा, इसी की वजह से हम जो जवान है हमारा, दे आर मोर मोटिवेटेड और मेंटली स्ट्रांग तो है ही, क्योंकि जिस परिस्थिति से वो आते हैं, उस परिस्थिति से ऑलरेडी वो मेंटली स्ट्रांग रहता है। और चौथी चीज़ें जो बहुत बहुत अहम चीज़ है, कि जो भारतीय सेना है वो ऑपरेशंस में रहे हैं। अभी चाहे कहीं पे भी हो, चाहे वो सीआई ऑप्स में हो, चाहे वेस्टर्न में कहीं पर भी, वेस्टर्न बॉर्डर्स में, तो एक्सरसाइजेज और बाकी सब चीज़, तो एक लाइव ऑपरेशनल एक्सपीरियंस जो 90% जवानों का है। बिल्कुल ही नया जवान अगर सेंटर से आता है, तो उसको छोड़ के तकरीबन बाकी सभी का एक ऑपरेशनल एक्सपीरियंस रहता है, और तकरीबन सबका ये दूसरा या तीसरी बार हाई ऑल्टीट्यूड में आने का भी चांस मिलता है। तो कहने का मतलब है, ऑपरेशनली जिसने अगर लाइव फायरिंग किया हो एक बार आमने सामने, तो उसका जो सोच है वो टोटली डिफरेंट होता है। जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल में जिसने काम किया है, पाकिस्तानियों के साथ में फायरिंग एक्सचेंज किया है, उसकी जो सोच है, उसका जो नजरिया है वो अलग होता है। यही पीएलए में कमी है, कि उन्होंने कभी भी लाइव फायरिंग कहीं नहीं की, उन्होंने कभी ऑपरेशंस कहीं नहीं की। वो ट्रेनिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, पूरा स्ट्रैप ट्रूप करके, जो सर्मोनियल कहते हैं, सर्मोनियल उसमें पूरा रहते हैं, अच्छा दिखता है। दिखावा काफी होता है उनका। हाँ, दिखावा काफी होता है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड हमें पता है कि एक जब गोली चलती है तो क्या क्या करना चाहिए, क्या होता है, क्या मानसिकता होता है, ये सब चीजें, जिंदगी की नजरिया बदल जाती है। तो वो जो चीजें हैं, वो उनके में नहीं है। देखिए, एक चीज है, मैं एक खास बताना चाहता हूँ। हमारा जो फौज है वो यूनिटों में बटा है, आर्टिलरी यूनिट, यूनिट, इन्फेंट्री बटालियन वगैरह, और वो एक टोली है। ये लोग 600 500 से लेकर 800 तक हो सकते हैं। ये साथ रहते हैं, जिंदगी भर साथ रहते हैं, आते हैं उस यूनिट में, जाते हैं घर उसी यूनिट से।
तो क्या है, एक यूनिट मान लो आज पीस स्टेशन में है, 3 साल अपना पीस स्टेशन में काट लिया, तो वो ये फील्ड एरिया में जाएंगे। फील्ड एरिया में वो मुश्किल फील्ड एरिया हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है सीआई ऑप्स में हो सकता है, कुछ हो सकता है, वो अपना ऑपरेशंस करता है और वो ऑपरेशंस के साथ वो तजुर्बा हो जाता है, उसके बाद वापस पीस में चला जाता है। इस टाइप जब पीस जाता है किसी और टेरेन में जाता है, किसी और जमीन में जाता है, राइट, वहां से दोबारा हाई एल्टीट्यूड चला जाता है। तो जब तक वो हाई एल्टीट्यूड आता है 10 साल के बाद आता है, ठीक। तो आपका यूनिट में कोई ना कोई 10 साल के ऊपर जितने हैं वो एक बार हाई एल्टीट्यूड में पहले आ चुके हैं, उनका दूसरा मर्तबा है आना। और पिछले 10 साल में उन्होंने कहीं ना कहीं वो गोली चलाया, सीआई ऑप्स किया, ऐसे किया, झड़प वगड़प किया, उनका ऑपरेशनल एक्सपीरियंस भी हो जाता है। ये दो चीज जो है ना वो चीनियों में नहीं है। ये 2 साल के रहते हैं और चले जाते हैं, वो कभी वापस नहीं आते, ठीक है। और उनके यूनिट रोटेट नहीं होता, लोग रोटेट होते हैं उनका, ठीक। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हाई एल्टीट्यूड और एलएसी के ऊपर जो लड़ाई होता है, ऑपरेशन होता है, वो एक मानसिक स्थिति होता है, मानसिक संतुलन होता है और मानसिक अवेयरनेस होता है। और वो अवेयरनेस पहली बार नहीं आता, आपको दूसरा या तीसरा बार जब आप हाई एल्टीट्यूड जाते हो तब आता है कि भाई ज्ञान कि यहाँ कैसे रहना है। पहले बार यही है कि एक्लेमेटाइजेशन कर लो, वहां जी लो, इधर जाओ उधर जाओ, छोटा मोटा काम कर लो, और पर ज्ञान नहीं होता। ये नहीं होता कि ये मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। दूसरी बार या तीसरी बार जब जाते हो तब आता है ज्ञान कि भाई इधर ऐसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इस इलाके में ऐसे करने से आपका ये परिणाम होगा, ठीक है। वो जो ज्ञान है ना वो अनमोल है, और वो इंडियन आर्मी के अंदर है, और वो चाइना के आर्मी में कभी नहीं आ सकता, ये मान के चलो। क्योंकि ये क्या है, ये कल्चर है, एक रीत रिवाज है, ये जो उनमें नहीं है हम में है, और ये कभी ये पार नहीं होगा। आप लाख खर्च कर लो, ये नहीं आएगा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैंने थोड़ा रोक के ये समझाया। बिल्कुल या सर। और लास्ट वाला ये पॉइंट है, जैसे पहले भी हमने बताया कि हाँ, पीएलए में ना काफी सिंबोलिज्म है कि वो जैसे मैंने कहा पूरा रहना, उनका जो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म पहन के बिल्कुल वैसा रहना, और जैसे अब मिलेंगे तो भी पूरी तरह उस तरह से हाथ मिलाने का, दोनों हाथ करने का। तो ये सब चीजें एक बहुत सिंबोलिज्म पे काफी वो दबाव डालते हैं, और हम क्या थोड़ा सा मेरे ख्याल से सिंबोलिज्म में इतना विश्वास नहीं करते। हम सीधा सीधा जैसे फौजी होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक करना, उस तरह से हमारा विश्वास होता है, लेकिन उनके अंदर काफी सिंबोलिज्म होता है। मतलब सब्सटेंस बहुत कम होता है लेकिन सिंबोलिज्म ज्यादा होता है। सर या नेक्स्ट। ये मैं कह रहा था कि जो जवान है वो कभी पीछे नहीं, वो बिल्कुल कूल खड़ा होता है, चाहे वो तुम कितना भी खड़े हो, बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के खड़ा होने में क्षमता रखता है। और बिल्कुल अ, ऐसा नहीं है कि चीनी देखे या तो पीछे आ गए, ऐसा बिल्कुल ही कभी भी किसी हालत में होता नहीं है। सर नेक्स्ट। अभी सर नेक्स्ट, नेक्स्ट वन सर। अब पहले हाँ I सर, think we ओवरशॉट द टाइम। running short on time. Yeah, We I'll just just finish. quickly cover this, sir. Yeah, I'll just finish. This is the last, second last line. yeah. सो ऑफिसर्स के बीच में जनरली मैंने देखा है कि उनका कंडक्ट दिखता रहता है, लेकिन थोड़ा सा हमारा जो है जवान ऑफिसर्स का एज जो है कम रहता है, उनका एज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। हमारा बेटर जो जवानों के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा है, क्योंकि जैसे सर ने कहा रेजिमेंटेशन काफ़ी है। और पीएलए के जो ऑफिसर्स है वो रिस्क इतना लेते नहीं है, वो जैसे बताया जाता है वैसे के वैसे रखते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक पॉलिटिकल कॉमिजर है, वो देखते रहते हैं कि क्या कर रहे हैं। हम ऑफिसर्स थोड़ा सा और ज्यादा मैं मानता हूँ कि रिस्क लेते हैं। और कई बार मैंने ये देखा कि जो ऑफिसर्स हैं वो उनका टेन्योर बड़ा एक्सटेंडेड रहता है। जवान तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन या तो उनका पनिशमेंट पोस्टिंग है या ये नहीं है, बट वो जो जिस तरह से कोट करते हैं कि हम उस टाइम पे भी थे, हम अभी भी थे, और तो ये जो पीएलए का कुछ एक ऑफिसर्स का एटलीस्ट मैंने देखा है कि एक्सटेंडेड टेन्योर्स रहते हैं। बट हमारा जो ऑफिसर है वो मच मोर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि हम लोग 3-4 लैंग्वेज हैंडल कर सकते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, जो अपना पंजाबी भी बोल लेते हैं, तमिल भी बोल लेते हैं। तो इस तरह से एक जब हम इंटरेक्ट करते हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो मच मोर दे लुक कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ द पीएलए ऑफिसर्स। सर नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट वन सर। या दिस इज द लास्ट स्लाइड। इसमें यही है कि जो इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी के बारे में हमेशा ये रहता है, जैसे मैं ये मानता हूं कि थोड़ा सा तो पीएलए किस कुछ एक एरिया में अच्छे हैं, लेकिन अच्छे होना सिर्फ जैसे मैंने कहा सिंबॉलिकली या
एक नॉन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में अच्छा है, बहुत बढ़िया है वो। लेकिन जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, तो कितना इफेक्टिव ये इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, ये मैं नहीं मानता कि उतना इफेक्टिव है जितना कि वो जैसे दिखाते हैं। चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो प्री फैब्रिकेटेड बंकर्स हो, चाहे वो रेडियो सेट हो, या ऐसे इक्विपमेंट कई सारे, जैसे ड्रोन्स में वो बोलते हैं कि हम खाना ले आएंगे वहां पर। तो ये सब चीजें ये सब प्रैक्टिकली बकवास है ये। इतना, हाँ, इतना होता नहीं है इतना, लेकिन जरूर एक चीज करते हैं, वो प्रोपागेंडा में वो सब जो दिखाते हैं, जिसको हमारे यहाँ भी, यहाँ मीडिया बिल्कुल पकड़ लेते हैं कि देखो उनके पास ये है, उनके पास ऐसा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पास बिल्कुल ही ऐसा नहीं है उनके पास, लेकिन कितना इफेक्टिव है उस जोन में, उस कॉन्फ्लिक्ट जोन में, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न। बाकी एम्यूनिटीज, बाकी सब चीजें वो एट पार है, ऐसा कोई नहीं है कि वो हमसे बहुत ज्यादा कम है या हम उनसे बहुत ज्यादा है। और जो यूजुअल एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे हमारे जब अच्छा संबंध रहते हैं, तो नॉर्मल तरीके से जब एक फौज दूसरे फौज से मिलते हैं, वो यूजुअल एक्सचेंजेस वहां होते रहते हैं। फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि सर, नेक्स्ट स्लाइड। Oh, there's another slide. नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके। Yeah, no, no, sure. ओके, तो जैसे, हाँ, दिस इज द लास्ट स्लाइड। हमारे वहां पर जब एक लिखा होता है कि खासतौर पे लद्दाख में, कि लद्दाख में वही लोग वापस आते हैं जो कि अगर बहुत खतरनाक दुश्मन हो या बहुत अच्छे दोस्त हो। तो ये टूरिस्ट और उनके लिए लागू है, लेकिन जो भारतीय सेना है उसके लिए ये सब चीजें नहीं है, उसके लिए उसका धर्म है। वो अपने आप को धर्म मानता है कि वहां पर सेवा करना है, उसके अपना ड्यूटी करना है। और जैसे सर ने कहा, कई लोग बार बार उसी एरिया में आते हैं, और जितना मैंने बताया कि चैलेंजेस हैं, उसको जिंदगी में, अपने जिंदगी में कम से कम 2 या 3 बार भी एक जवान, एक ऑफिसर शायद उसके ऊपर वो बीतती है। तो इस परिस्थिति में भारतीय सेना आज के तारीख में भी, जैसे हम और आप ये बात कर रहे हैं, आप ये सुन रहे हैं, वहां खड़े हैं, तो उनको सल्यूट करते हुए मैं अपनी बात को पूरा रखता हूँ सर। Good. That was a very good talk. So we'll take a few questions, right?